तो विद्यार्थी हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में तो बहुत सारा टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं जिसका ऑलरेडी सारा वीडियो डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आइए आपके साथ 5-10 मिनट में हम सबको रिमाइंड करते हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक सेल। तो देखो विद्युत रासायनिक सेल जो है एक यंत्र है, उपकरण है। यह क्या है? एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को इसको बदल देता है यह विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले यह काम करने वाले, यह यंत्र बनाने वाले जो लोग थे उनका नाम था एल गैल्वेनी और अलेक्जेंडर वोल्टा। इसीलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टोइक सेल भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक पदार्थ बदलता है विद्युत ऊर्जा। जैसे जितना बैटरी हम लोगों के पास है, वह गाड़ी का बैटरी हो, इन्वर्टर का बैटरी हो, टॉर्च का बैटरी हो, घड़ी का बैटरी हो, मोबाइल का बैटरी हो, तो उसमें रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो बदल जाता है किसमें? विद्युत। जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो ऑन करते हैं, बैटरी ऑन होता है तब ना मोबाइल चलता है। तो उस समय क्या होता है कि बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? बदलता है। या हमारे लाइन कट गया, इन्वर्टर से आप पंखा बॉल जला रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ बैटरी में केमिकल पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ, और जो बदलता है किस में? विद्युत ऊर्जा में। तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो इसमें होता क्या है, कुछ प्रिंसिपल आपको समझना यह है कि यहाँ पर दो बर्तन होता है, अलग अलग दो बर्तन होता है, ठीक है? दो बर्तन अलग अलग होता है, ठीक है? एक बर्तन में एनोड और एक बर्तन में कैथोड होता है। देखिए यहाँ पर दो धातु का रॉड लेते हैं, लेकिन दो धातु के जो रॉड लेते हैं वो अलग अलग प्रकृति का लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ले लिया हम जिंक और ये ले लिया हम कॉपर। तो जिंक और कॉपर की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? अलग अलग है। और ये जो धातु लेते हैं उसी का लौण भी इसमें लेते हैं। तो जिंक है तो इसका ZnSO4 ले लिए हम, क्या ले लिए? तो ये ZnSO4 का विलयन होता है। ऐसा नहीं ठोस अवस्था में नहीं लेते हैं, ये हम विलयन अवस्था में लेते हैं, जल में घुला हुआ रहता है, ठीक है? अब जब जल में घुला हुआ रहता है ना, जब ZnSO4 को किसी भी लौण को जल में डालोगे तो वह सबल वैद्युत अपघट्ट है, वो पूरा तरह से आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। तो जो ZnSO4 है ये टूटता है आपको Zn2 प्लस SO4 2-, यानी इस बर्तन में जिंक आयन और सल्फेट आयन रहता है। तो बहुत जिंक आयन और बहुत सल्फेट आयन रहता है। और इसमें जब कॉपर लेते हैं तो इसमें कॉपर का हम लोग क्या करते हैं? विलयन लेते हैं, और कॉपर का जो विलयन होता है यहाँ पर वह होता है CuSO4 एक्वस विलयन। तो ये भी आयनों में टूटा हुआ रहता है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन के फॉर्म में। तो इसमें है हमारा कॉपर आयन और यह है सल्फेट आयन, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थी कि इसको हम एक विद्युतीय परिपथ से जोड़ते हैं और इसमें हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है? ये लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है? अब देखो ये जो वोल्ट मीटर है दोनों के बीच का विभवांतर मापता है, ठीक है? मीटर लगाते थे विद्युत धारा मापता। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप इस वोल्ट मीटर में देखें तो उसमें डिफ्लेक्शन बताने वाला एक कांटा रहता है। तो कांटा डिफ्लेक्शन बताता है, ठीक है? और कांटा उस साइड में मुड़ता है जिधर विद्युत धारा जाता है। अगर मान लीजिए कांटा ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा इधर जा रहा है। अगर ये कांटा ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा इधर जा रहा है, ठीक? तो अगर मान लीजिए इसमें कांटा ऐसे मुड़ गया तो इसका मतलब है कॉपर से जिंक की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो तो इसका मतलब है जब यहाँ से इधर हमारा विद्युत धारा जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ जो जिंक है यह है एनोड
और कॉपर जो है यह है कैथोड। ठीक है, अब देखो जो एनोड होता है यहाँ निगेटिव होता है, वो आगे बताएंगे क्यों, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ जो एनोड है इस एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, ये एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी ये जो जिंक रॉड है यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब देखो यहाँ कैथोड है तो यहाँ होता है अवकरण या अपचयन, या इसको कहते हैं क्या चीज, अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अवकरण में ग्रहण होता है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो रॉड है, रॉड तो यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक कण उसके जालक बिंदु पर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए समझने के लिए समझिए, इस तरह का एक क्रिस्टलीय हमारा ऐसे रहता है, और यहाँ पर उसके एटम मान लीजिए रहते हैं, ये सब एटम है, ये सब किसका पोजीशन है, एटम का। ये हमारा एटम का पोजीशन है यहाँ, ये हमारा जिंक का एटम है यहाँ पर। अब यह एटम यहाँ से बाहर क्या होता है, निकलता है। ठीक है, अब ये बाहर कैसे निकलता है, तो यहाँ जिंक जो हमारा है निकलता सॉलिड है, ये हमारा क्या है, सॉलिड, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का दिया तो ये जो यहाँ से जो निकला वो निकला जिंक, लेकिन जाकर इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण किस रूप में पाया जाएगा, Zn2+ आयन के रूप में। और जो इलेक्ट्रॉन है वह रहेगा रॉड पर, किस पर रहेगा, रॉड पर। तो अब देखो, तो धीरे धीरे जब जिंक का एटम यहाँ से निकलेगा, धीरे धीरे जिंक का एटम यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, तो ये रॉड धीरे धीरे क्या होगा, बोलो, पतला होगा कि मोटा होगा, यहाँ से निकला तो क्या होगा, पतला होगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यह जिंक आयन चला आता है किस में, सॉल्यूशन, और इस इलेक्ट्रोड पर क्या इकट्ठा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, और आयन कहाँ चला गया, विलयन में। इलेक्ट्रॉन इस पर इकट्ठा हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा इस पर हुआ, इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसका धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें हम यह देखेंगे धीरे धीरे यह रॉडवा क्या होगा, यहाँ पर गलते जाएगा, रॉड हमारा क्या होगा, पतला होगा। यानी विद्युत रासायनिक सेल में धीरे धीरे रॉड क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। अब जब त्याग हो रहा है तो इस बर्तन में क्या है कि पहले से जिंक आयन था, पहले से जिंक और सल्फेट आयन था, और नया जिंक आयन टूटकर इससे क्या करेगा, विलयन में आएगा। इस विलयन में नया जिंक आयन टूटकर आएगा, इस रॉड पर क्या इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ जो कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर यहाँ जाता है अपने रॉड से, उसके जो यहाँ पर एटम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग अब यहाँ से इतना समझे, फिर से ये समझे, अब यहाँ पर कोई कॉपर है, अब कॉपर आयन यहाँ पर आया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर क्या हो जाएगा, धन, और इलेक्ट्रॉन लेकर जाकर यहाँ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा इससे और जाकर इस पर क्या हो जाएगा, जमा। यानी कॉपर आयन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर क्या हो जाएगा, जमा। ठीक है, तो यहाँ पर अवकरण में क्या होता है कि अवकरण में आपका यही होता है कि यहाँ पर CO2+ आयन जो विलयन में है, या इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर कॉपर पे क्या हो जाएगा, जमा। तो कॉपर यहाँ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा और जाकर जमा होगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास, रॉड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यह कमी हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, और होते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब फिर इसमें से कॉपर आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, जमा हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। नहीं, तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया, इसका मतलब है विद्युत धारा यहाँ से यहाँ क्या हो गया, कैथोड से एनोड की तरफ।
यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। अब यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीकरण करने के कारण यहां पर जिंक आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। यानी यह खुद इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, ये खुद हमारा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, और इसके चारों तरफ से धन आवेश क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, इसमें निकलने वाला भी धन आवेश है, तो चारों ओर जो धन आवेश आ जाएगा, जिंक आयन आ जाएगा, तो दूसरा जिंक आयन बाहर नहीं आएगा, यानी सेल काम करना क्या करेगा, बंद कर, यानी यहाँ ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। अब जब कॉपर यहाँ जाकर जमा हो जाएगा तो इसमें खाली सल्फेट आयन बच जाएगा, तो सल्फेट आयन इस पॉजिटिव चार्ज को चारों ओर से घेर लेगा, तो इन निगेटिव को आने नहीं देगा, तो ऑक्सीकरण अवकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज में क्या होता है कि अर्ध ठोस मतलब लसलसा ठोस होता है वो, इसमें हम लोग जिलेटिन या अगर भर देते हैं, दोनों मुंह पर कॉटन लगा देते हैं ताकि गिरे नहीं। इसमें क्या करते हैं कि अक्रिय वैद्युत अपघट KCl या KNO3 हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। अब यह जो अक्रिय वैद्युत अपघट है, इसका काम यही है कि यहाँ पर जो जिंक आयन है उसको हटाने के लिए यहाँ Cl- चलाता है। यानी जब Cl- आएगा तो देखो ये जिंक आयन है, 2Cl- आयन है, और यह क्या बना देगा, ZnCl2, जिंक आयन हट जाएगा। इसमें क्या आएगा, पोटेशियम आयन इसमें आ जाएगा, और ये पोटेशियम आयन सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, K2SO4। तो यहाँ से सल्फेट हट जाएगा, यहाँ से जिंक हट जाएगा, और फिर हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ ऑक्सीकरण होने लगेगा और यहाँ अवकरण, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, चलने लगेगा। इस तरह से विद्युत रासायनिक सेल हमारा क्या काम करेगा, काम करने लगेगा। यानी यहाँ ऑक्सीकरण और यहाँ अवकरण। तो ये जो लवण सेतु है, लवण सेतु का काम है कि ये पूरा विद्युतीय परिपथ को पूरा कर दिया। और दूसरा यहाँ पर उदासीनता जो डिस्टर्ब हो गया था, उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये हमारा विद्युत रासायनिक सेल की क्या है, बनावट है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस विद्युत रासायनिक सेल का सेल अभिक्रिया लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया जो लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो एनोड का बर्तन है, इसमें ऑक्सीकरण होता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। और इसमें अवकरण होता है, तो इसको कहते हैं अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये जिंक है, तो जिंक सॉलिड है, तो ये क्या करता है, Zn2+ एक्वस, और यह हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां से जो जिंक आयन छूटकर आता है विलयन में, तो वाटर इसको चारों ओर से क्या करता है, घेर लेता है, इसीलिए यहाँ एक्वस लिखते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर आयन जाता है, तो कॉपर तो विलयन से जाता है, तो ऑलरेडी एक्वस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ दें, यह एनोड का अभिक्रिया है कैथोड का, तो जब जोड़ दें तो यह कुल अभिक्रिया हो जाएगा, और कुल अभिक्रिया होगा Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, और यह हो जाएगा Zn2+ एक्वस, और यह हो जाएगा कॉपर सॉलिड। अब यहां पर क्या होगा, कभी कभी आपको एक कुल अभिक्रिया दे देगा और कहेगा बताइए इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो देखो एनोड पर ऑक्सीकरण होने के कारण इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है वह क्या होता है, घटता है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 से क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जिंक यहाँ एनोड है। इस अभिक्रिया को देखकर बताना है, मतलब हमको जब कुल अभिक्रिया लिखा रहेगा तो उसको देखकर कैसे बताएंगे। तो हम देख लिए कि 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ कॉपर में +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा कैथोड है। तो हमको क्या करना है, 2-3 चीज सीखना। एक तो इसकी बनावट, इसका कार्य विधि, दूसरा इसका सेल अभिक्रिया, तीसरा इसका कुल सेल अभिक्रिया। क्या करना है, कुल सेल अभिक्रिया, और चौथा इसमें हमको देखना होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या करना होता है, सेल को व्यक्त करने का विधि, जिसको हम लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एक रूल है, नियम है आईपीए के अनुसार कि एनोड को बाय
कहता है कि एनोड को बाएं, कैथोड को दाएं। ठीक है, तो अभी देखो एनोड पे ये क्या है, जिंक, तो यहां लिखेंगे Zn सॉलिड, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इधर जिंक से क्या हुआ है Zn2 प्लस, तो यहाँ Zn2 प्लस एक्वस यहाँ लिख रहे हैं। अगर इसका कुछ सांद्रता पता रहेगा तो सांद्रता लिखेंगे। अब साल्ट ब्रिज के लिए यहाँ पर दो समानांतर लाइन खींचते हैं। ये दो समानांतर जो लाइन है यह साल्ट ब्रिज के लिए, किसके लिए है, और इधर देखिए कैथोड लिखते हैं तो Cu2 प्लस से क्या हो गया है, तो ये हो गया Cu2 प्लस एक्वस से ये हो गया कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो यहीं पर ही जो लिखे हम लोग, तो इधर बाएं हाथ में जो है वह एनोड है और दाएं हाथ में जो है वह क्या है, कैथोड है। तो इसी तरह से किसी भी सेल का क्या क्या होता है, एक तो उसकी सेल की बनावट होती है, दूसरा उसका सेल अभिक्रिया होता है, एक तो ऑक्सीकरण सेल अभिक्रिया होता है, एक अवकरण, एक होता है कुल, और एक है रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से देखकर हम लोग सेल की पूरी बनावट, यहाँ पर हमारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक, ये हमारा हो गया विद्युत रासायनिक सेल। देखिए जहां भी कहीं विद्युत धारा बहता है, विद्युत का प्रवाह होता है, तो वहां विभवांतर होता है। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहां भी उसके लिए हम लोग देखते हैं, तो यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव, क्या है यहां टर्म, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप लोग अभी देखें कि एनोड में क्या हुआ है, कि एनोड में इलेक्ट्रोडवा पर निगेटिव चार्ज हो गया है और धन आवेश बढ़ गया है किसमें, बर्तन में, तो ये धन आवेश यहां आ गया है। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन खड़ा आ जाएगा इलेक्ट्रोड पर, और धनायन कहां चला जाएगा, विलयन में। तो अब देखिए यहां पर, यहां ऋण आवेश और यहां धन आवेश, तो दो विपरीत आवेश के बीच यहां विभवांतर होगा। तो इस इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयन के बीच जो विभवांतर होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। यानी धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयन के बीच जो विभवांतर होगा उसको क्या कहेंगे। अच्छा, अवकरण जब हो रहा था, अवकरण, तो आयन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, धन आवेश, और ऋणायन का सांद्रता बढ़ रहा है, तो इसके चारों तरफ से क्या हो रहा है, ऋणायन। तो यहां भी इलेक्ट्रोड धन आवेश हो गया, विलयन में क्या हो गया, ऋण आवेश। तो यहां भी दो विपरीत आवेश हुआ, इसके बीच जो विभवांतर होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो यहां पर ये जो मेटल हमारा सॉलिड है, अब ये मेटल सॉलिड है तो क्या करता है, n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इस पर क्या हो गया, n प्लस। तो यही जो धनायन है वो चला गया है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ खड़ा हो गया है, यहाँ पर। और इसमें क्या हुआ है कि ये मान लो मेटल आयन है, अब यह n इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर मेटल क्या हो गया है, सॉलिड, तो यहाँ जमा हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, अवकरण। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, या अवकरण को अपचयन भी कहते हैं, अवकरण का कहते हैं अपचयन। तो देखो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा क्या है कि धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में आयन के बीच जो विभवांतर होगा, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयन के बीच जो विभवांतर होगा उसको क्या कहेंगे। तो सो यहां भी है और सो यहां भी है, लेकिन यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। यानी वह इलेक्ट्रोड विभव जिस पर कोई धातु इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको कहेंगे क्या चीज, ऑक्सीकरण विभव। और यहां पर देखिए अवकरण या अपचयन हो रहा है, तो इसको कहते हैं अवकरण या अपचयन विभव। ठीक है, अपचयन विभव। तो कहता है कि वह इलेक्ट्रोड विभव जिस पर धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, वह इलेक्ट्रोड विभव जिस पर धातु आयन इलेक्ट्रॉन का करता है, ग्रहण करता है, तो उसको अवकरण या अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड विभव है, आइदर ऑक्सीकरण विभव या अवकरण या अपचयन विभव,
यह कुछ बातों पर निर्भर करता है जो ऑब्जेक्टिव है। तो यह धातु जो इलेक्ट्रोड है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, इस विलयन में उपस्थित आयन के सांद्रता पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अलग अलग होगी, लेने की प्रवृत्ति अलग अलग होगी, इसीलिए ऑक्सीकरण विभव का मान भी क्या होगा, अलग अलग। सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है और ताप का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑक्सीकरण विभव हो तो वो भी का उसके लिए भी फैक्टर वही है, और अवकरण विभव हो तो उसके लिए भी फैक्टर वही है। ऑक्सीकरण विभव जो है, ये ऑक्सीकरण विभव ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑक्सीकरण विभव के मान से हमको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की पता चलता है। यानी किसी धातु इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक है। अगर किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है तो उसका अवकरण या अपचयन विभव का मान ज्यादा है। अब देखो यहां पर, तो चूंकि यहां पर कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मान लीजिए हम यहां पर किसी पार्टिकुलर रॉड, किसी खास धातु के बारे में बात कर रहे हैं, जिंक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके विषय में बात कर रहे हैं, जिंक के बारे में। तो अब मान लीजिए यहाँ जो जिंक आयन की सांद्रता है वह है 1 मोल पर लीटर, और इसका ताप हमने रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन कर दी। तो जिंक के विषय में तो बातें कर रहे हैं, इसके आयन का कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर और इसका ताप है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। यह फिक्स रहेगा, माने आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर और ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और यह जिंक है। तो यह जब स्थिति रहता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या कहते हैं, एक मानक अवस्था कहते हैं। मानक अवस्था कब कहते हैं, जब उसके आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोल पर लीटर हो, मतलब उसके आयन की सांद्रता क्या हो, 1 लीटर में 1 मोल हो, और उसका ताप क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस या, तो इसको हम लोग कहते हैं चला मानक अवस्था। क्या कहते हैं, मानक अवस्था, एक स्टैंडर्ड अवस्था है। अब ऐसा क्यों है, तो चूंकि हम जानते हैं कि इसका मान जो है सांद्रता से बदलेगा, ताप से बदलेगा। तो सांद्रता और ताप के बदले से बदलेगा। तब मान ये 4 विद्यार्थी ने मानक ऑक्सीकरण विभव का मान एक ही धातु का 4 को बता रहा है। 4 विद्यार्थी एक ही धातु का ऑक्सीकरण विभव क्या कर रहा है, तो उसमें हुआ क्या होगा कि अलग अलग आयन का सांद्रता होगा, और हुआ क्या होगा उसमें ताप भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो इसीलिए एक ही धातु का 4 गो मान हो गया। अब बैल मार हुआ कि हमार सही, तब ये झगड़ा मान लो हमारे पास पहुंचा या किसी टीचर के पास पहुंचा, तो टीचर देखेगा क्या बात है भाई, काहे 4 गो मान आया, तो देखेगा, पूछेगा, हर से पूछेगा। तो जब देख रहा है तो सबके आयन का सांद्रता क्या है, अलग अलग है, या सबका ताप अलग अलग है, या दोनों अलग अलग है। तब मान तो अलग अलग आया, तो कहा कि नहीं जाओ सब, अब क्या करना कि मानक अवस्था में रखना। तू कहा ये मानक अवस्था का है गुरुजी, तो कहलक जो बबुओ आयन के सांद्रता 1 मोल पर लीटर रखिए, और ताप रखिए 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, और जो जिंक के मान निकाल के लिया सन। अब देखिए ये जब हम लिखते हैं मानक अवस्था में, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड भी हो ई लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं नॉट, मानेगा टिक्का कह दो, टिक्का इंग्रक है, ताकि इनका नजर ना लगे, ना ताप के नजर लगे और ना सांद्रता के नजर लगे ना। तो ये बेचारू खुश हो जाला, ठीक बा। एक वैल्यू पता करके लाया, तो ये है जिंक, यह है Zn2+। अब देखो ये जिंक 0 से क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये वैल्यू हमारा ऑक्सीकरण विभव है, इसका मान बता दिया चला, ठीक है, +0.76 वोल्ट, ठीक है, प्लस। अब देखो तो ये तो मानक अवस्था में है और ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। अच्छा, इसको मानक ऑक्सीकरण विभव क्यों कहा गया, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड मानक अवस्था में रखा गया है। तो भैया मानक अवस्था क्या है, तो आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेट है। और इस स्टेट में जो ये बताया गया है
तो मानक ऑक्सीकरण विभव का मान है। और मानक ऑक्सीकरण विभव का मान देखकर हम ये कह सकते हैं कौन ज्यादा दी और कौन कम। तो जौना के मानक ऑक्सीकरण विभव के मान ज्यादा हुई वो ज्यादा दी, जौना के कम हुई वो कम दी। ठीक है। अब फिर यहां बात करो कि यहां जो अवकरण अपचयन हो रहा है, तो यहां हम ले रहे हैं जिंक, और इसमें से जो जिंक आयन जो था वह जाकर इलेक्ट्रॉन लेके यहां जमा हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो यहां पर तो ये हो गया Zn2 प्लस, आई 2 इलेक्ट्रॉन लिया और जाकर यहां पर बहुआ जमा हो गई, रजवा जमा हो गई। हेकरा में भी आयन के सांद्रता 1 मोल पर लीटर और टेम्परेचरवा 298 केल्विनवा, यानी सांद्रता भी स्टैंडर्ड कंडीशन में और टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये भी मानक अवस्था में है कि नहीं? मानक अवस्था में है। क्यों मानक अवस्था में है? क्योंकि आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर, ताप 298 केल्विन, और हो रहा है अवकरण, हो रहा है अवकरण। तो एक नाम बटे मानक अवकरण या अपचयन विभव, मानक अवकरण या अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। का हो भाई भंगवा तरह भैया तुम लोरी गाओ तनी सुन तरह, तू सुन मत सूंघ, इनका आंख भरल जाता। हमारा गाना तरह बहुत बढ़िया लगता। तो हई मानक अवस्था का कहल मानक बाबू, माने सांद्रता 1 मोल पर लीटर है और टेम्परेचर, अगर ये बदल जाएगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? बदल जाएगा। अब लड़का निकाल के लिया होता, अच्छा सरली है हम लिया तो ई नॉट टिक द निशान, ताकि नजर आयन का प्रभाव, ताप के प्रभाव, चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में बा। आजा राजा, अब देखा Zn2 प्लस, ये हो गया Zn। अच्छा देखो +2 से 0 हो गया अवकरण, यहाँ 0 से +2 ऑक्सीकरण नहीं हो गया, 0 से +2। अब देखो लिखल छोड़े रही बबुओ, घंटा लिख रही ना लिख रही, कही कि अपना दिव्य ज्ञान से समझो। तो कहिए वाह ओझा जीवा देले बा, ओझा जीवा देले बा, टिकले रहे टिक दिए तो मानक हो जाए। आए 0 से +2 ऑक्सीकरण हो गए तो मानक ऑक्सीकरण भी हो गए, हम टिक देनी मानक हो गए। यहाँ +2 से 0 हो गए अवकरण हो गए, तो ये हो गए मानक अवकरण विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये वैल्यू निकाल के लिया हो जाता था -0.76 वोल्ट। अब देखो एकरो वैल्यू उतने आवता, एकरो वैल्यू इतना। तो अब देखो इस पॉजिटिव बा और वह, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव का मान मान जो है उसका जो वैल्यू है सेम रहेगा। टेबल के पास होगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? बदल। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ठीक बा। अब देखिए यहाँ प्लस बात देवे के इच्छा रखता, अब माइनस बात लेवे के इच्छा नहीं के रखत, लेवे के इच्छा नहीं के रखत। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया मानक अवकरण या अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव। ये बहुत बड़ी चीज है, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव से हम यह बता सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, कौन इलेक्ट्रॉन कम। तो जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है वह ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा जिसका मान लो मानक अवकरण विभव, तो मान लो कि मानक अवकरण विभव जिसका ज्यादा है यानी वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, और जिसका कम है, अच्छा ऊपर में ये नहीं लिखेगा, साइनवा देकर समझना होगा। इन इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, जी ना समझ लन उनका के लागी जीप गिरावे परीक्षा हॉल में। कहीं समझो बुझा हमरा के हम का हई। अब देखो तो रहिए दोनों प्रेजेंटेशन बा का,
अब ये ऑक्सीकरण के बाद ये अवकरण के बाद, ठीक। अब एक चीज आता है यहां पर विद्यार्थी कि इस इलेक्ट्रोड विभव का मान निकला कैसे है, इस इलेक्ट्रोड विभव का मान यह आया कैसे है, ठीक है। वहां जाने से पहले दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है राजा जी एक पढ़ना हम लोग को विद्युत वाहक बल, तो इसको कहते हैं चला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कहते हैं चला ईएमएफ, ठीक है। और एक होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एक और नाम है सेल विभव, सेल विभव। अब देख चला जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल है, जो हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल है, तो यहां पर यह हमारा एनोड है और यह हमारा क्या है, कैथोड है। तो यह एनोड माइनस, आई कैथोड प्लस, और यहां पर क्या है, इकर नाम कौन सी है बबुआ, साल्ट ब्रिज, और यहां वोल्ट मीटर, ऐसे वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड विभव है और यहां जो इलेक्ट्रोड विभव है, जब तक उसमें अंतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। नहीं तो अगर हम मान लो सर्किट स्विच ऑन नहीं किए, ऑफ किए हैं, अब यहां स्विच सटाएंगे तब ना ऑन होगा, तो उस समय इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोड विभव में अंतर होगा, जब इसके विद्युतीय परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, और उस समय जो यहां दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होगा, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। या जब मान लो इसको क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे, तो जब विद्युत प्रवाहित होने लगा तो इसके इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो जिस समय विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ है उसके इलेक्ट्रोड विभव तभी बताए हैं कि इलेक्ट्रोड और आयन में बीच के जो विभवांतर होता है, और ये जो ईएमएफ का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो डिफरेंस मैक्सिमम होगा, यहाँ थोड़ा उससे थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ईएमएफ से जो कार्य निकाला जाएगा वो वैल्यू आएगा मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम से कम। ईएमएफ का जो है रिस्पॉन्सिबल है लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, लेकिन यह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब देखिए किसी भी सेल का जो ईएमएफ निकालना होता है, ईएमएफ, तो आईपेक कन्वेंशन एक कहा गया कि देख भाई तुम लोग समझो, अब मान लो कि कुछ विद्यार्थी क्लास में लड़का है, ऑक्सीकरण विभव है और क्या है, अवकरण विभव, तो कुछ लड़का बात कर रहा है मानक ऑक्सीकरण विभव के टर्म में, कुछ बच्चा बात कर रहा है मानक अवकरण विभव के टर्म में। तो एक आईपेक कन्वेंशन में नियम निकाल दिया गया कि आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया अवकरण के टर्म में लिखा जाएगा। किसके टर्म में लिखा जाएगा? अब ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव के टर्म में बात नहीं होगा, मानक अवकरण विभव के टर्म में बात होगा, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोड का जो भी अभिक्रिया लिखा गया अवकरण के टर्म में, और उसका जो वैल्यू है वह मानक अवकरण विभव है या मानक अपचयन विभव है, और उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। एक कन्वेंशन लगा दिया गया। अब इस सेल का जब स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसका जो ई नॉट सेल होगा, क्या होगा, ई नॉट सेल, तो यह होता है चला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब देखो ई नॉट सेल तो यहां वोल्ट मीटर बता देगा। अब रहा बात कि हमको एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव या कहो तो मानक अवकरण विभव निकालना है, तो ये तो वैल्यू हमको यहां से पता चल जाएगा। तो इस दोनों में किसी एक का मान जब तक पता नहीं रहेगा तो दूसरा का मान निकलेगा नहीं। तो इसीलिए इस दोनों में किसी एक का पता रहना चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग कपड़ा नपवाने जाते हैं तो एक खास तरह का मीटर रखा रहता है दुकान में, तो उसे कपड़ा नपवा लेते हैं, चले आते हैं। अगर मान लो लाठी रख ले रही अगर वो कपड़ा तो हमको लाठी बा नाप के रख ले बहाना हमारे 1 मीटर बा, तो आदमी को मन मानी, उठाई लाठी या 2-4 लाठी खींची चल दी।
चल जब मान लो सब्जी किने गई तो लोहा का रखा है 1 kg चाहे आधा kg चाहे 200 ग्राम बुझाता और रखला बड़का बड़का पत्थर चाहे हतक पत्थर ना दुकान में रहेला गाँव में रहेला रहता है ना जी। आदमी जब जाएगा तो क्या करे तो रखले बस सही रखले बा गड़बड़ रखले बा। लेकिन लोहा में मान लो कुछ तरह से लोग उपाय करता है काट देता है क्या करता है नहीं करता है तो उसको एक विश्वास रहता है। लेकिन पत्थरवा विश्वास तो एक रेफरेंस है ना एक मानने वाला चीज है ना उसी तरह मानते हैं उसी से मेजर करते हैं। तो एक हमको ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका मानक अवकरण या अपचयन विभव का मान क्या हो पता हो। तो इस दोनों में से एक का पता होगा आई वैल्यू तो यहां से देख लेंगे दूसरा नहीं निकल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए अब मानक अवकरण विभव नहीं हमको चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका अवकरण विभव का मान या ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो पता हो। तो पता रहे तो उसके लिए यहां पर एक हम लोग पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चला ये हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको कहते हैं चला अंग्रेजी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है। शॉर्टकट में इसको कहते हैं SHE। तो ये एक मानक इलेक्ट्रोड है जिसका मानक अवकरण विभव कहो या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पता रहता है और वह होता है 0 वोल्ट। तो इसका ऑक्सीकरण विभव भी होगा 0 वोल्ट और अवकरण विभव भी होगा 0 वोल्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि मानक ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव का मान बराबर आता है साइन बदल जाता है तो +0 -0 थोड़ा लिखेंगे। तो जो SHE है एक मानक इलेक्ट्रोड है ठीक है। और इसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अवकरण विभव दोनों का मान होता है 0 वोल्ट। अब देखो या तो किसी इलेक्ट्रोड का इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। इसमें क्या होता है कि प्लेटिनम का वायर होता है और प्लेटिनम के वायर में यहाँ प्लेटिनम का प्लेट लगा रहता है और इसमें प्लेटिनम का पतला पतला पत्ती लगा दिया जाता है। तो चला ये है हमारा प्लेटिनम वायर और ये हमारा है प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं इसको क्या कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। अच्छा इसको एक ग्लास से कवर कर देते हैं आई प्लेटवा को एक बर्तन में डाल देते हैं जिस बर्तन में रहता है अम्ल। तो मान लो यहाँ HCl है जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर ठीक है। और इसके बाहर से इसमें बबुओ बाहर से इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो उसका दाब रहता है 180 और टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन ठीक है। यही हमारा SHE है। अब ये जो SHE है इसका मान है 0 वोल्ट। मानक ऑक्सीकरण या अवकरण विभव का मान क्या है 0 वोल्ट। तो सोचो या तो इससे किसी का मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा होगा या इससे किसी का कम होगा। तो मान लो कि इससे मानक अवकरण विभव का मान किसी मेटल का कम है और इसका मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा है। तो मानक अवकरण विभव मान जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जिसका कम है वो कम लेगा। तो वैसा धातु इलेक्ट्रोड जिसका मानक अवकरण या अपचयन विभव का मान इससे कम होगा तो वह एनोड का काम करेगा और यह कैथोड का। अगर किसी इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण या अपचयन विभव का मान इससे ज्यादा होगा प्लस में जिसका होगा तब वह इलेक्ट्रॉन लेगा तो वह कैथोड का काम करेगा और यह एनोड का काम करेगा। माने यह एनोड और कैथोड दोनों यानी कहीं मालिक बनकर रहेगा कहीं नौकर बन। आदमी नहीं होता है अपने से कमजोर क्या जाता है तो वहां क्या होता है मालिक बनकर रहता है। अपने से बरियार क्या जाता है क्या करता है नौकर बनकर रहता है। स्वाभाविक बात है आप हर जगह दोनों नहीं रह सकते हैं ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी धातु इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान इससे कम है निगेटिव में है तब वह एनोड होगा और यह अगर किसी धातु इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान इससे ज्यादा है पॉजिटिव में है तो वह कैथोड होगा और यह एनोड होगा। आया समझ बोलो सर
ठीक है। अब मान लो हमको किसी का निकालना है, तो मान लो कि हमको जिंक का निकालना है। देखो यहां पर तो हम क्या करेंगे, चला एक तरफ जिंक का रॉड ले लेंगे जिसका निकालना है, ये हमारा क्या है जिंक, और मान लो यहां ले लिया हम ZnSO4, ZnSO4 का बिलियन ले लिए, और इधर में चला हमको लेना होगा SHE, क्या लेना होगा SHE, यह हो गया HCl, इसका सांद्रता हो गया 1 मोल पर लीटर। डाल दिए और इसको क्या करेंगे, चला एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दें। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन है इधर है, तो इसका मतलब है करंट इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यानी ई भाई वो एनोड का काम कर रहा है, आई भाई जी कैथोड नहीं, और यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है। इसमें जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब यहां जो SHE है किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और जिंक किसका काम कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन बता दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देखो ये वैल्यू दिए रहा है यहाँ पर 0.76, इसका तो होता है 0, ये हो जाएगा माइनस E नॉट एनोड। तो अगर हमारा E नॉट एनोड जो आएगा तो वो आ जाएगा कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहां जो ये वैल्यू रहता है आपको मालूम है कि दोनों मानक अवकरण विभव रहता है, वो कैथोड का हो या एनोड का। तो जो यहाँ E नॉट एनोड निकला है वो मानक अवकरण विभव या मानक अपचयन विभव है। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या करते हैं, मानक अवकरण विभव निकाल लेते हैं। तो देखिए करीब करीब हमारा 35 से 40 मिनट का क्लास रहा, जो 3-4 दिन का क्लास पढ़ा है नॉन स्टॉप पूरा एनर्जी के साथ। अब हमारे दम नहीं रहेगा नेक्स्ट कल से कि भैया हम फिर से रिवीजन करें। तो जो आज समझा या नहीं देखा, अगर आप नहीं आए हैं तो वीडियो देख लीजिए, और वीडियो नहीं देखे तो जय हरि होगा कल से, ठीक है। तब छठी मैया कुछ उपाय करी। आइए अब पढ़ना है 2023 के गारंटेड प्रिंटेड, गारंटेड के जिन होला, गारंटेड प्रिंटेड क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। पूछेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक, अगर पिछला 7-8 साल का देखिए तो 2-4 साल पूछा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या समझते हैं 2 नंबरिया में, या विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता लिखे, और 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर में देगा तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कहते हैं इसको उपयोगिता लिखे। साल 23 में उगी, सवाले बाई का नाम बा विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या समझते हैं। अब देखो तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, श्रेणी का मतलब है क्रम। अब विद्युत रासायनिक से, तो यहां जो अर्ध सेल अभिक्रिया जो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड का जो अभिक्रिया लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया लिखना अवकरण के टर्म में लिखना आईपेक का कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन है। आईपेक ने कह दिया है कि किसके टर्म में लिखना है, अवकरण के टर्म में। तो कहता है कि जो विभिन्न प्रकार का इलेक्ट्रोड का जो अभिक्रिया है
अवकरण अभिक्रिया है, अगर उसको मानक अवकरण या अपचयन विभव, अगर अवकरण है तो अवकरण विभव न होगा, तो अवकरण को अवकरण या अपचयन कहते हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के नहीं अवकरण इलेक्ट्रोड, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड के अवकरण अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को या अपचयन अभिक्रिया को, उनके मानक अवकरण या अपचयन विभव, मानक अवकरण या उसका एक नाम ये भी होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। क्योंकि आईपेक ने कह दिया कि आज से मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अवकरण या अपचयन विभव ही समझा जाएगा, अनाउंस कर दिया। सुनो सुनो, लेकर सब बिहार का सुना हुआ क्या कहता, कितना लोग सुना कर चल सुन में न करे, तू ही सुनो सुनो अकेले बड़ा है, चुप सुन। तो जितना जो इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया है उसको लिखना है अवकरण के टर्म में, अपचयन के टर्म में, और कैसे से जाना है तो कहता है कि मानक अवकरण या अपचयन विभव के घटते या बढ़ते क्रम। तो जो विभिन्न प्रकार का इलेक्ट्रोड का अवकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, जब उसको बढ़ते हुए या घटते हुए मानक अवकरण या अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजाते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको कहते हैं। तो देखो समझो कैसे, जब सवाल आने वाला है तो दिमाग में इस तरह सेट कर दो कि छूटे नहीं। तो इसको आसानी से लिख सकते हो, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड के अवकरण या अपचयन अभिक्रिया को उनके बढ़ते या घटते मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजाते हैं, तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो नोट करो, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड के अवकरण या अपचयन अभिक्रिया को मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक काम करना सब चला, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में मानक अवकरण या अपचयन विभव, मानक अवकरण या अपचयन विभव के आधार पर सजाते हैं, तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखो, अलग अलग किताब अलग अलग कन्वेंशन यूज किया है। एनसीईआरटी घटते क्रम में सजाया है, बहुत सारा किताब घटते क्रम में सजाया है, और बहुत सारा किताब बढ़ते क्रम में सजाया है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनसीईआरटी का कन्वेंशन ले लें तो हम लोग उसको घटते हुए क्रम में सजाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम लोग कहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें जो हम लोग सजाया हुआ है वह सजाया गया है एनसीईआरटी में। तो याद तुमको नहीं करना है, वह सवाल जब देगा तो सारा वैल्यू आपको क्या करेगा, देगा। ठीक है, तो उसमें जो लिखा है ऊपर, देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऊपर यहां लिखा है F2, ध्यान देना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, और यह हो गया है 2F माइनस। ठीक है, ये 2F माइनस। अगर हम इसका
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ना, लिखेंगे F2 से F माइनस, और इसका जो वैल्यू है चला प्लस 2.87 ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा एक था H4XeO6 जिसका इससे थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, तो अब देखो यहां पर बताएंगे आपको, तो यह हो गया F2, उसके बाद घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। ठीक है, अब यहां पर चला ये हम लोग घटते जाएगा, ये घटते जाएगा, एक घटते जाएगा, एक घटते जाएगा, और चला यहां पर हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह हो गया H2 गैस। यहां पर लिखा रहेगा E0 H प्लस से H2, और चला होता है 0 वोल्ट, यह होता है 0 वोल्ट, यानी मैक्सिमम से घटते हुए 0 आ गया, और सब फिर नीचे अंत में। तो आपको क्या करना है, एक पेज रखना है, उस पेज खाली छोड़ना है जिसमें आप अपने किताब से इस वैल्यू को क्या करेंगे, नोट करेंगे। और यहाँ लिखा रहता है लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, यह हो गया है लिथियम, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है E0 यह है लिथियम प्लस से यह है लिथियम, और यह वैल्यू है माइनस 3.05 वोल्ट। यानी लिथियम एक ऐसा धातु है जिसका मानक अवकरण विभव का मान सबसे कम है। एक बात ध्यान देना, यहां पर एक चीज बड़ा बढ़िया है, अगर किसी का मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव का मान कम है। जैसे मान लो कि फ्लोरीन का मानक अवकरण या अपचयन विभव का मान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव का मान काफी कम है। अगर इसका मानक अवकरण विभव का मान काफी कम है तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑक्सीकरण विभव का मान लिखो तो प्लस में हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन लेना है तो लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये हमारा है सबल ऑक्सीकारक F2, और जो यहां लिथियम है इसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा और मानक अवकरण विभव का मान कम है, तो लेने की प्रवृत्ति कम है, तो इसको देने की प्रवृत्ति अधिक है। तो ये सबल अपचायक है, ये सबल अपचायक। अब ये जो हमारा श्रेणी है, इतना सवाल इतना क्वेश्चन का आंसर कराता है ना कि आदमी क्वेश्चन करते करते थक जाता है। इतना इंफॉर्मेशन ये देता है, इतना बहुत इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है, अब यहां देखिए ये जो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमारा SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वैल्यू तो मैक्सिमम है ना जी, मैक्सिमम है। और यहां पर जो ये SRP या SEP, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम। SRP का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SAP। तो इसको मैक्सिमम है तो मतलब ये समझो कि इसका मैक्सिमम का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक, खाली नहीं, सबसे अधिक लेना हो, कहना होगा। अब इससे तो कोई है नहीं जो तुम्हारे सिलेबस में। अब मान लीजिए इसका उल्टा कहना हो, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे कम। फिर यहां इसके लिए क्या लिखोगे, लिथियम के लिए। तो लिथियम के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति सबसे कम,
और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक। तो इसी दो लाइन का यहां उल्टा लिखना है। लिखिए, तो ये दो लाइन है। एसआरपी का मान मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे कम। उसी का उल्टा लिथियम का हो जाएगा, यानी लिथियम को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम और देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। अच्छा, उसी क्रम में जब ऊपर से नीचे आओगे तो लेने की प्रवृत्ति घटेगा और देने की प्रवृत्ति बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो देने की प्रवृत्ति घटेगा और लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगा। ठीक, और एसआरपी का मान जिसका सबसे ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एसआरपी का मान जिसका सबसे कम है वह देगा। ठीक है, अब यहां देखो सब कुछ कुछ बातें। अगर हम यह कहें इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा, ठीक है, जो ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कहता है उसे ऑक्सीकारक, उसे ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो F2 का मान सबसे ज्यादा है, उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति है, तो वह कहलाएगा सबल ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला मतलब वह किसी का भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या है तो उसे क्या कहते हैं? सबल ऑक्सीकारक। तो अगर यहां पर हम कहें अधिक ग्रहण करने वाला, कम ग्रहण करने वाला, बोलो, और हम यहां कहें अधिक इलेक्ट्रॉन, अधिक ग्रहण करने वाला, तो अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला को कहेंगे हम लोग सबल ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? सबल ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? निर्बल ऑक्सीकारक। तो बताओ तुम लोग, जैसे तुम लोग देखा फुलरीन को क्या कहेगा? फुलरीन इसमें किसका काम करेगा? फुलरीन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो सब। लिथियम निर्बल ऑक्सीकारक, यानी फुलरीन से लिथियम की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीकारक गुण घटेगा, ऑक्सीकारक गुण घटेगा। ठीक है, यानी हम लोग फुलरीन को भेज दे बाजार में, जो छीन लिया इलेक्ट्रॉन, तो किनों को छीन लाएगी ना छीन ले आई? कई सर खाली ऑर्डर दी लेकिन पानी में डाले, पानी में। ठीक है, अब मान लो इसी का तरह से हम लोग उल्टे को बात सोचे, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो उसको चला हम कहते हैं औकारक या अपचायक। अपचायक जो देने वाला है। अब मान लो, तो अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन अधिक देने वाला, तो क्या कहोगे इसको?